तो बड़े ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। अभी थोड़ा सा ये पतला चलेगा, नया है ना। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, फिर साफ लिखने लगेगा थोड़ी देर में। टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्लो के प्रकार। तो लिक्विड के फ्लो मैंने आपको तीन तरीके के बताए थे। पहला स्ट्रीम लाइन, दूसरा लैमिनार। अपना माइक ऑफ रखेंगे भाई सारे के सारे, है ना। लैमिनार जब तक मैं ना बोलूं। टर्बुलेंट, तीन प्रकार के फ्लो होते हैं, लैमिनार, टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन। मैंने बताया था जो सेना की परेड निकलती है, वो परेड जो होती है वो कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर लिक्विड किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है ना, तो लैमिनार फ्लो होता है। और अगर लिक्विड के रास्ते में, लिक्विड के फ्लो के रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, तो उससे टकराने के बाद उसका फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट। है भाई। भाई देखो सुनो, ये मत करो। तौफीक इसको माइक को ऑफ कर भाई, मुझे मत करो यार, समझदार हो तुम, बड़े हो गए हो। माइक को ऑफ रखा करो, देख लिया करो। चलो चलो, आज एक टॉपिक पढ़ाता हूँ सबसे पहले। अगर सबने पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सब स्टार्ट करेंगे। अनुराग तिवारी, खुशी खुशी। टॉपिक का नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है वो समझे। भाई मान लीजिए क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि लिक्विड की फ्लो की वो लिमिट जिससे कम रहने पर उसकी जो फ्लो का टाइप है वो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार होगा, और अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। बोलो सही है क्या? ये पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। सर एक बार और बता दो। हाँ मैं बताता हूँ, एक बार यस लिख के सर। बताऊंगा अभी, एक बार लिख के बताऊंगा। अंशुल, ठीक है। तो देखो, द वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बिलो विच फ्लो ऑफ लिक्विड remain streamline or laminar and above which flow of liquid become turbulent। ठीक है, तो लिखा गया द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बिलो विच फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन या लैमिनार एंड अबव विच फ्लो ऑफ लिक्विड बिकम टर्बुलेंट। तो किसी लिक्विड की वह मैक्सिमम रफ्तार जिससे कम रहने पर उसकी जो वेलोसिटी का टाइप है वो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार होगा, और अगर कोई लिक्विड अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर लेगा तो बोलेंगे हम उसका कि फ्लो जो है ना वो कैसा हो गया, टर्बुलेंट। ये बात समझ में आ गई होगी शायद। चलिए, अब मान लीजिए किसी पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है और इस पाइप की डायमीटर डी है। इसमें जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, वजीहा, आईफोन, आईफोन तो नहीं है कोई, वजीहा, ठीक है भाई। तो देखना इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो देखना। मैं यार ये मानते नहीं है, ये इतने बड़े हो गए भी ना, ये अपना स्पीकर ऑन। प्राची, इसको बंद करना भाई। सर सब म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल। हाँ मैंने कर दिया यार, वो म्यूट सबको कर रहा हूँ, बार बार एक एक करके। पीयूष, आईफोन, खुशी खुशी, ठीक है भाई। तो देखो जरा, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड flowing through a tube depends on किन किन फैक्टर पे, देखो बड़े हैं।
ओ भाई छठी बार आ रहा है। काजल, काजल तो हेरी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितना गाढ़ा है पतला है, डेंसिटी पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे, एंड डी मतलब डायमीटर ऑफ पाइप। तो इसको पावर ए, इसको पावर बी, इसको पावर सी, है ना बच्चों। अब क्या करना है, कांस्टेंट हटेगा तो के आ जाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट के आ गया। रो की पावर ए, ईटा की पावर बी एंड डायमीटर की पावर सी, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आप याद करो, हम लोग जब डायमेंशन मेथड से किसी फॉर्मूला को डिराइव करते थे तो हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, फिर राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मेरे को ये बताइए, क्या आप डायमेंशन मेथड वाला कर सकते हैं खुद से या मैं करूं? यस कर लेंगे सर कर लेंगे। सब कर कर लेंगे। लेंगे। अल्ताफ, ठीक है, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि ना पॉइजनस फॉर्मूला तो मैंने करा दिया था आपको, लेकिन बस ये रह रहा है तो ये खुद कर लेना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी बराबर के ईटा अपॉन में रो डी। जब सॉल्व करेंगे फाइनली तो आएगा के ईटा अपॉन में रो डी। रो का मतलब क्या है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पहले ही बता देता हूं। रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डी मतलब डायमीटर ऑफ ट्यूब या पाइप, जिस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर। हमें इस वाले फॉर्मूले को डायमेंशन मेथड से बनाना है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है, हमने एक लिमिट हो गई, एक क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब एक लिमिट हो गई। अगर उस लिमिट से कम रफ्तार रहेगी लिक्विड की तो उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन या लैमिनार रहेगा। अगर वो उस लिमिट को क्रॉस कर देगा लिक्विड तो उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। और वो जो लिमिट है वेलोसिटी की उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिया। ठीक है, ये नेहा, नेहा कहाँ है? नेहा कोई नहीं पढ़ती ना, नेहा नहीं पढ़ती। चलो इसको साफ कर देता हूँ। नेहा तो कोई सक्सेस में भी नहीं है ना? हो सर। अब देख, हाँ नेहा मेरे को ऐड नहीं करना भाई, नेहा खतरनाक हो सकती है हमारे लिए, भरी बैठी है बिग बॉस का शो देख देख। तो भाई साहब अगला टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर। अब बच्चों जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेनॉल्ड। यहाँ पर एन आर लिखा हुआ है, एन का मतलब नंबर और आर का मतलब रेनॉल्ड, साइंटिस्ट का नाम। रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक नंबर की संख्या, एक मैजिक नंबर बताया, और वो जो जादुई संख्या है, उस जादुई संख्या से हम लोग ना लिक्विड के फ्लो के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये बहुत एक्यूरेट जानकारी नहीं दे पाया, मतलब बहुत अच्छे से नहीं पता कर सकते हम इसको, इसलिए फिर इसने ज्यादा भी उंगली करी नहीं इस टॉपिक में, थोड़ा बहुत ही करके और जो अपना निपटा दिया। क्या मैजिक नंबर है वो मैजिक नंबर हमको याद रखना है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है एन आर बराबर रो डी अपॉन में ईटा। रेनॉल्ड्स नंबर बराबर होगा रो डी अपॉन में ईटा, माइनस माइनस है, रो डी अपॉन में ईटा इंटू में वीसी भी आएगा। वीसी क्या था हमारे पास? के इंटू में रो अप के ईटा अपॉन में रो डी, तो यहाँ वीसी भी आएगा। है ये बना लीजिए, चाय बना लीजिए। अरे चाय बनवा लो भाई, किसकी बननी है? अरे भाई चाय ऐसा ना करो भाई। चलो रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, मैं कराऊंगा अभी नहीं, मतलब कराऊंगा उसको। रो मतलब डेंसिटी, डायमीटर ऑफ पाइप, क्रिटिकल वेलोसिटी, ईटा, इन सबको सॉल्व करोगे तो रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा।
और यदि आपका रेनॉल्ड नंबर NR की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 2000 से छोटी है, 0 से बड़ी है लेकिन 2000 से छोटी है। अब कोई वो बच्चा बोलता है सर बताओ 1999 आ जाएगी तो क्या होगा, या 2000, अरे भाई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सटीक वही आ जाए। न्यूमेरिकल जो बना के देंगे पेपर में तो आपको ऐसी वैल्यू नहीं देंगे, आपको पता चलेगा साफ साफ कि इनके बीच में है वैल्यू। तो हम लिखेंगे फ्लो जो होगा स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट, सॉरी स्ट्रीमलाइन और लैमिनार, स्ट्रीमलाइन और लैमिनार, ठीक है। स्ट्रीमलाइन हो सकता होगा या फिर स्नेहा, स्नेहा है, कशिश है, नेहा नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर NR की वैल्यू 2000 से लेकर 3000 के बीच में है तो जो फ्लो होगा हम बोलेंगे अनस्टेबल फ्लो है, यही लिख रहे हैं हमें, अनस्टेबल फ्लो। अच्छा, अगर NR की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो हम लिखेंगे टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो। तो भाई हमारे को ये जो रेनॉल्ड नंबर, ये जो जादुई नंबर है, ये मैजिकल नंबर जो है, इनको याद रखना है और स्नेहा को बता देना है कि माइक ऑफ रखना है कि नहीं। अभी स्नेहा अभी लेट आई ना इसलिए सुन नहीं पाई। लैमिनार, तो भाई स्ट्रीमलाइन या लैमिनार, अनस्टेबल फ्लो 2000 से 3000 के बीच में, 3000 से ज्यादा तो टर्बुलेंट फ्लो। बोलो किसी को कोई समस्या इसमें? नहीं No, होगी नहीं sir. वैसे मेरे हिसाब से। No, sir. और जिसको होगी भाई तो मेरे को लगता है फिर उसको पुरानी वीडियो देखनी चाहिए, है ना। अब आते हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे, भाई मजा आ जाएगा सच बता रहा हूँ। पहले तो थोड़ा थ्योरी बता दूं उसके बारे में फिर स्टार्ट करेंगे। क्या, देखो हमारे पास, आपको पता है जब साइंटिस्ट किसी चीज को एक्सप्लेन करने में नाकाम होते हैं या उनके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो वो क्या करते हैं, उस चीज को आइडियल मान लेते हैं और वो रुकावटें हो जाती है नेग्लेक्टेड। तो यहाँ पर हमें लिक्विड के फ्लो को स्टडी करने में आगे दिक्कतें आ रही थी तो फिर हमने क्या मान लिया, आइडियल लिक्विड को माना। अब आइडियल लिक्विड क्या क्या कंडीशन होगी, पेपर में पता है क्या पूछ लेता है, बताओ व्हाट आर द कंडीशन फॉर आइडियल लिक्विड। अब भाई आइडियल लिक्विड की कंडीशन क्या क्या है, तो आइडियल लिक्विड की पहली कंडीशन है नॉन विस्कस लिक्विड होगा। नॉन विस्कस लिक्विड मतलब जो लिक्विड को हम आइडियल मान रहे हैं उसके पास बिल्कुल भी विस्कोसिटी नहीं है ना। और विस्कोसिटी अगर होती तो क्या दिक्कत आएगी, तो भाई अंदर भी वो एनर्जी कुछ यूज करेगा। भाई अगर विस्कोसिटी होगी घर्षण होगा, है ना, एक तरीके का वो आपस में लेयर स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो जिससे हमें एनर्जी का लॉस होगा बीच में। तो हम पहले ही मान कर चल रहे हैं कि नॉन विस्कस लिक्विड है। दूसरा, इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल से क्या फायदा होगा, भाई आपको बता दूं, अगर लिक्विड जो कंप्रेस करेंगे हम, अर्थात लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे तो उसकी डेंसिटी में चेंज आ जाता बढ़ जाएगा, है ना, मतलब चेंज आ जाता है। तो हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, अर्थात डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इररोटेशनल। अब रोटेशन तो जानते हैं हम, इररोटेशनल लिक्विड, भाई रोटेशन मतलब घूमने वाला। तो हम पहले से मान के चल रहे हैं कि जो हमारा लिक्विड होगा उस लिक्विड में किसी भी प्रकार का कोई रोटेशन नहीं होगा, केवल ट्रांसलेटरी मोशन होगा। हम ये मानकर चल रहे हैं जो लिक्विड है हमारा उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोटेशन नहीं होगा, केवल क्या होगा उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा, इसलिए हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, इररोटेशनल। बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. तो ये आइडियल फ्लो की कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब एक लास्ट और, नया नया बार बार परेशान है बेटे, नया चलो, और हम ये मानकर चलेंगे स्टेडी फ्लो होगा उसका। तो ये 4 कंडीशन होती हैं आइडियल लिक्विड की,
पहला नॉन विस्कस, दूसरा इनकम्प्रेसिबल, तीसरा इरोटेशनल, चौथा स्टेडी फ्लो। क्लियर है क्या ये बात? तो जब हम बोलेंगे आइडियल Steady लिक्विड तो flow आपको, कह सकते हो। अरे कोई कुछ बोलना चाह रहा है भाई बहुत ही मन से। सर जो स्टेडी फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो है? स्टेडी मतलब कांस्टेंट, जो बदले ना, ऐसे चलती है ना आर्मी, बहुत एकदम एक जैसी रफ्तार से, वो स्टेडी फ्लो है ना। ओके और जब तुम लोग स्कूल से गेट से बाहर निकलते हो, वो कौन सा हो जाएगा? इरेगुलर फ्लो हो जाएगा, है कि नहीं भाई? हाँ तो स्टेडी मतलब Yes, एक sir. समान गति से। तो ये कुछ बात नहीं है। तो ये हमारे पास, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 2 है ये। अब मैं आपको एक धांसू टॉपिक पढ़ाता हूँ, पेज नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। चलो भाई धन्यवाद। मनीषा चाय बनेगी नहीं बनी अभी तक? बन गई सर. फिर ठीक है भाई, यही चाहिए। आगे भिजवा, आगे हमारे पास भी भाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एक सेकंड, कोई बच्चा बहुत ही परेशान है ना, उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं उसकी प्रॉब्लम। अरे अमित आया हुआ है क्या? अमित, अमित क्या समस्या हो गई भाई? ऐसा क्या लिख दिया तूने जो तेरे को तुरंत डिलीट करना पड़ा? तो पता है, उसको जान दो, एक व्यक्ति है हमारे पास जो बहुत ही सम्माननीय है, जिनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। भाई साहब लोग उनको भी नहीं छोड़ते गाली दिए बिना, तो हम तो हैं किस खेत की मूली। देखो भाई, एक ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। नॉन यूनिफॉर्म पाइप, अब यहां से लिक्विड जो है इसमें अंदर जा रहा है और यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है ना भाई? ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप है जिसमें से लिक्विड एक तरफ से एंटर कर रहा है और एक तरफ से बाहर आ रहा है। मान लो यहाँ पर इसका एरिया है A1, यहाँ पर एरिया है A2, यहाँ पर रफ्तार है V1, यहाँ पर रफ्तार है V2। ये समझ में आ गया सबको? अब Yes. देखो भाई, कंसिडर ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप in which ideal liquid is flowing, जिसमें आइडियल लिक्विड बह रहा है। बाकी तुमने देखा होगा मेरी इंग्लिश में कितना उज्जवल पाल पल्लव दास, इम्प्रूवमेंट हुआ है कुछ दिनों में। आयुष कुमार, तो वैसे बहुत ठीक इंग्लिश लिख रहा हूँ मैं। कंसिडर अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप इन विच आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर यहां से यहां तक इतने से यहां से यहां तक लिक्विड एंटर करा, कितने दूरी में? dx के लिए। कितने टाइम में? dt टाइम में। देखो यहां से यहां तक के लिए, केवल dx वाले के लिए इतना लिक्विड एंटर करा है। तो देखो सर जरा, बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, आपकी फोटो दिख रही है बस। अच्छा, सर तो बेटा कुछ रिचार्ज दिख करा रहा लेगा है। ना यस। और उसमें सर आपकी क्लियर फोटो है. पिन कर दी है। हाँ हाँ, अरे यस 4G रिचार्ज कर लेना इसके लिए। अगर गरीब है तो भाई हमसे बोल, हम दिख करवाएंगे। सर जी वाईफाई लग रहा है लेकिन अरे आप रहन, तो उसमें रिचार्ज करा ले। अरे वो हो जाता है, थोड़ा सा कर ले कर यार, ऐसा क्यों कर रहा है? तो सर जी मास अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है तो भाई तो एडजस्ट करो प्लीज यार। यस तू तो यार इतना समझदार लड़का है, शादी जितनी उम्र हो रही है तेरे। मास ऑफ लिक्विड एंटर, नमन जैसा बंदा बोले तो समझ में भी आता है। मास ऑफ लिक्विड एंटर, मैंने क्या कर दिया सर? अरे कुछ नहीं भाई, तू तो इस कोचिंग की शान है। मास ऑफ लिक्विड एंटर पर यूनिट टाइम, तो कितना मास एंटर होगा? तो मान लो dm1 मास एंटर हुआ, कितने टाइम में? dt टाइम में। तो dm मास एंटर हुआ, ये जो मास इतना है लिक्विड का इसमें,
अपॉन में टाइम, और मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी मान लो यहाँ पर ρ1, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू में हाइट, एरिया इनटू में हाइट। बोलो सही है क्या भाई? मास हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इनटू हाइट। तो मतलब A1 इनटू में dx अपॉन में कितना dt। अब कोई बच्चा मेरे को बताए कि dx बाई dt को क्या लिखा जा सकता है? वेलोसिटी। Velocity. वेलोसिटी। भाई आकाश 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 कौन सा आकाश है? यमुनानगर में आता है ना आकाश एक? No, sir. अरे नहीं, आकाश तो फिर पता नहीं कौन है। चलो, तो dx बाई dt हो गया वेलोसिटी। तो ρ1 A1, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर V1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। सर एक बार दोबारा बता दो। यहाँ से बेटा, मास ऑफ लिक्विड Yes, एंटर sir. पर यूनिट टाइम, कितना मास लिक्विड का एंटर करा है यहाँ पर एक यूनिट समय में। तो मास क्या हो जाएगा, dm मान लो, और मास बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना हो गया ρ1, और वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इनटू में हाइट, क्योंकि सिलेंड्रिकल है ना पाइप, तो एरिया इनटू में हाइट। तो एरिया इनटू में हाइट dx, और dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो मास पर यूनिट टाइम आ गया ρ1 A1 V1। इसके बाद मास ऑफ लिक्विड कम्स आउट पर यूनिट टाइम, कितना मास लिक्विड का बाहर आ रहा होगा यूनिट समय में। बच्चों अब यहां से वही सीन दोबारा से, इतना ही मास यहां से हम इसको लेंगे। अब एक बात बताओ भाई, यहां पर मास एंटर पर यूनिट टाइम कितना आया था, ρ1 A1 V1, ρ1 A1 V1। तो यहां से जो बाहर आएगा उसको क्या लिख लेंगे बताओ, ρ2 A2 V2. ρ2 A2 V2, शाबाश, ठीक है। तो अब इफ नो लॉस ऑफ लिक्विड अकर, अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ, तो कशिश शुक्ला है कोई भाई? कशिश शुक्ला कहाँ पे पढ़ती हो? कृष्णा की बहन है सर, है? कृष्णा की बहन का नंबर है। अच्छा नाम है फिर ठीक है। अबे कृष्णा यार, अपना नाम भाई अपने नाम से ही कर ले यार, समझे करो भाई। इफ नो लॉस ऑफ लिक्विड अगर अकर, तो मास ऑफ लिक्विड एंटर, मास ऑफ लिक्विड एंटर बराबर हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड कम्स आउट। तो प्यारे बच्चों, कितना मास एंटर हुआ था, आंसर है ρ1 A1 V1। कितना मास बाहर आया, तो आंसर है ρ2 A2 V2। V का मतलब वेलोसिटी है यहाँ पर। अब बताओ, हमने जो लिक्विड लिया है आइडियल लिक्विड लिया है ना, तो फॉर आइडियल लिक्विड, और एक बात बताओ, आइडियल लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर आइडियल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो इसका मतलब डेंसिटी सेम हो जाएगी दोनों तरफ। तो ρ1 बराबर ρ2, निकिता। तो A1 V1 बराबर कितना आ जाएगा, A2 V2। A1 V1 बराबर A2 V2, A1 V1 बराबर A2 V2। अब कोई बच्चा एक बात बताओ, आपने एक ऐसा रिलेशन देखा है केमिस्ट्री में, P1 V1 बराबर P2 V2? Yes, sir. देख रखा है। ये रिलेशन कब आता है, जब P और V इनवर्स रिलेशन में होते हैं। Yes, sir. सेम वे अगर आप बुद्धि लगाओ, तो A1 V1 बराबर A2 V2, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A आ गया, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A आ गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अच्छा वो तो सबने छिड़काव करा होगा पानी का, देखा भी होगा है ना, और नहीं देखा तो आप करके देखना, मजा आएगा।
भाई देखो मेरे पास एक पानी का पाइप है, छिड़काव करना है, लेकिन वो पानी केवल यहाँ तक जा रहा है, थोड़ी दूर तक। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार वो जो गमला है या जो भी है 2 मीटर दूर है, वहां तक पानी भेजना है मेरे को, मान लो। तो मैं क्या करता हूँ, उस पाइप को सर पाइप का एरिया कम कर प्रेस देते हैं। करना। मतलब दबा देते हैं, और दबा देते हैं तो एरिया कम हो जाता है, और अगर एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो ज्यादा जाएगी। हो जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमें यही सिखाती है कि अगर किसी पाइप का एरिया कम कर देंगे तो वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। Yes, sir. यानी हमें पाइप का एरिया और लिक्विड की वेलोसिटी में रिलेशन दिखाने वाली इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, और sir. अगर आपसे कोई पूछता है, मान लो कोई पूछने लग जाए कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डिपेंड्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो आपको बोलना है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है। जितना मास यहाँ घुसा था उतना ही मास वहां से निकला है, जितना मास एंटर करा था उतना ही मास बाहर निकला है, एमिट हुआ है। अगर किसी बच्चे को कोई भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एक बार ये समझा दो इक्वेशन फर्स्ट से। देख भाई, मास पर यूनिट टाइम लेना है, ये तो कंफर्म है। मास पर यूनिट टाइम मतलब डीएम ले लिया मैंने, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, तो डीएम अपॉन में डीटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास एंटर अपॉन में टाइम। मास की जगह हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ये हो गया। अब ये इसका वॉल्यूम कितना हुआ, ये जो मैंने यहाँ पर देखो शेड कर रखा है इसलिए मैंने, इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू में हाइट, एरिया इंटू में हाइट। तो एरिया A1 इंटू में dx अपॉन में dt, dx बाई dt हो जाएगा वेलोसिटी v1। अब यहाँ पर अगर ऐसा आ गया तो दूसरी जगह डायरेक्ट लिख दो, ρ1 की जगह ρ2 हो जाएगा, A1 की जगह A2 हो जाएगा, V1 की जगह V2 हो जाएगा। ये क्या आया है मेरे पास, मास पर यूनिट टाइम आया है। अब बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ, पाइप में कहीं लीकेज नहीं है, तो इसका मतलब जितना मास एंटर करा होगा उतना ही बाहर निकल गया होगा। तो कंजर्वेशन लगा के मैंने ये रिलेशन निकाल दिया, A1 V1 बराबर A2 V2। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया सर। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, बड़े ध्यान से देखना है ना। ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, वो यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, स्टिल वाटर, नहीं स्टिल नहीं, डीप वाटर रन्स स्लो। जो गहरा पानी होता है, जो गहरा पानी होता है, डीप वाटर रन्स स्लो। तो जो गहरा पानी होता है उसकी रफ्तार कम होती है। कारण सुनो भाई, जितना गहरा होगा पानी उतना एरिया ज्यादा होगा उसका, और एरिया अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। यस सर। तो जितना गहरा एरिया होगा, मतलब डीप वाटर होगा, गहराई में होगा पानी, उतना स्लो बहेगा। ठीक है भाई? और इसका कारण है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, जितना एरिया ज्यादा होगा डीप वाटर का तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। चलिए भाई, अगला टॉपिक है हमारे पास, इसका नाम है एनर्जी ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड में 3 प्रकार की एनर्जी बताई गई है। पहली एनर्जी, दूसरी एनर्जी, तीसरी एनर्जी। दिव्यांशी, पहली एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी। अब इनमें से दो तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड
या एनर्जी possesses by liquid ड्यू टू इट्स मोशन। बात समझ के क्या कहना चाहता हूं मैं? Yes, sir. ठीक है, तो किसी लिक्विड में अगर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी possessed by liquid due to change in position from surface of the earth। अगर हम लिक्विड की पोजीशन चेंज करते हैं अर्थ की सरफेस से तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि जमीन के नीचे पानी है और मोटर चला के हमने उसे टंकी में भर दिया, तो अब जो टंकी के अंदर पानी है उस पानी के पास कौन सी एनर्जी है? Potential. Potential energy. पोटेंशियल जब एनर्जी। हम हाँ, तो नीचे जब हम नलका खोलते हैं, नलका जब खोलते हैं तो पानी नीचे आता है, तो उसकी जो पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, इसलिए पानी बहुत तेजी से निकलता है नल में से। Okay, sir. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा जी एम जी एच। यू तो उसका सिंबल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया एम जी एच। क्लियर है यहां तक सबको? अब आ जाते हैं प्रेशर एनर्जी पे। इसमें थोड़ी सी मेहनत है। प्रेशर एनर्जी एक्चुअली में आपने थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। वर्क का फॉर्मूला पी डेल्टा वी, बस वही चीज मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। बस थोड़ा समझने की कोशिश करना। भाई एक ये कंटेनर है मान लो, और बच्चों इस कंटेनर में यहाँ पर ये नलकी है जिससे पानी बाहर निकलेगा, है ना? इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है अप टू एच हाइट तक, ये एच हाइट। अब एक बात बताऊं, ये यहाँ पर स्टॉपर लगा हुआ है, और ये जो स्टॉपर है ये मूवेबल है, ऐसा नहीं है कि साला फिक्स है, मूवेबल है, इधर उधर जा सकता है। अभी कहां पर है? ये ए पर। अब एक बात बताओ, जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसकी वजह से नीचे अर्थात यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल लग रहा होगा। लग रहा। उस प्रेशर की वजह से, उस प्रेशर की वजह से ये जो पिस्टन है यहाँ से यहाँ खिसक गया, ए से कहां पर आ गया? बी पर। तो प्रेशर के कारण इतना वॉल्यूम यहां से यहां पर आ गया लिक्विड का, ए से बी तक। कितना चला मान लो? तो आंसर है dx चला, यहां से यहां तक dx चला। तो देखना, वर्क डन बाय लिक्विड ड्यू टू इट्स प्रेशर ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर लिक्विड के द्वारा उसके नहीं, लिक्विड के प्रेशर के द्वारा, किसी बॉडी पर लिक्विड के प्रेशर के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसे हम प्रेशर एनर्जी कहते हैं। तो कितना वर्क हुआ? तो आंसर है डीडब्ल्यू वर्क हुआ। डीडब्ल्यू वर्क कितना हो जाएगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट dx हुआ है। अब फोर्स तो हमें पता है पा के बराबर होता है, P मतलब प्रेशर, A मतलब एरिया। P मतलब प्रेशर और A मतलब एरिया, समझ गए? छोटा ए ले लेता हूं, सर। प्रेशर इनटू में एरिया। इसका A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है जी। तो F की जगह पा रख देता हूं। अब मेरे को कौन बच्चा बताएगा A इंटू dx को क्या लिख सकता हूं मैं? एरिया इंटू dx को डीवी। वॉल्यूम। dv। शाबाश। तो इसको लिख सकते हैं PdV, PdV। तो P तो एज इट इज आ गया, A मतलब एरिया और dx मतलब जो डिस्टेंस हो गई, तो A इंटू में dx को लिख देंगे dV। dV का मतलब यहाँ पर V मतलब वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है? वेलोसिटी।
वेलोसिटी अरे भैया वॉल्यूम कहाँ वॉल्यूम समझे? वॉल्यूम है वॉल्यूम है वॉल्यूम है भाई, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम ही तो होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होगी, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो ये डीवी जो है वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम है? जो ए से बी तक गया लिक्विड का, पूरा वॉल्यूम नहीं कंटेनर का, ओनली वह वॉल्यूम जो ए से बी तक डिस्प्लेस हुआ है, इतना ही वॉल्यूम तो ए से बी तक गया है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो भैया जी, भाईना जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सर ले लियो। ठीक है भाई। आज वो लोग नहीं आए यार जिन्होंने गालियों में पीएचडी करी थी, ऐसा बड़ा दुख हुआ उन लोगों को जो आज परेशान नहीं कर पाए। आए तो थे नेहा बन के और आईफोन बन के। उस दिन मैंने तुमसे पहले ही बोल रहा था, पता नहीं आवाज भी नहीं आ रही थी तुम्हारी। मैं कह ही रहा था कुछ सीन होगा जरूर, देखते रहना तुम, आएंगे बंदे। क्या हो निशा, गया? निशा है? क्या हो गया था? कौन यस पूछ रहा है क्या? अंशुल। अंशुल? अरे अंशुल कुछ नहीं हुआ था यार, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार थे जो आ गए थे यार खामेखा। सर जी हमने तो ना तुम बुलाए थे। लोग, मुझे कैसे पता चला? वो सर हरकतों पकड़ से के पता मारा चला था फिर। उन्हें। भाई यही तो समस्या है भाई। सर प्लान तो बर्नौली, तुमने करवाया। हाँ। अब भाई देख, उसके घर वालों को ने जब बताया होगी ये बात कि आज मैं इतना पुण्य का काम करके आया हूँ, तो मेरे को लग रहा है प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची होगी, तो प्रधानमंत्री ने अभी तक कह दिया होगा इसको एक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो भाई बर्नौलीज थ्योरम अवार्ड मिलेगा उसे, बर्नौलीज थ्योरम। भाई अगर मैं आपको सही बताऊं ना, अगर पहले जो मतलब कहते नहीं इतिहास अगर अपने आप को दोहराएगा, तो इतिहास में अगर हम जाए ना, ऐसा कोई सा पेपर नहीं होता था थर्ड टर्म में किसी भी स्कूल में जिसमें बर्नौली नहीं आती थी। मतलब बर्नौली थ्योरम एक मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हुआ करता था इस 10 चैप्टर का। अरे बात समझ में? तो मे भी सर हो सकता है कि इस साल भी आ जाए टॉपिक। तो बर्नौली थ्योरम, बर्नौली एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक थ्योरम बनाई, और हमारा इस थ्योरम को पढ़ने का जो मकसद होगा वो ये होगा कि प्रेशर में क्या चेंज आता है वेलोसिटी की वजह से, प्रेशर में क्या चेंज आता है वेलोसिटी की वजह से। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं, बर्नौली थ्योरम पढ़ने का मेन मकसद जो होता है हमारे पास, वो होता है प्रेशर की वजह से, सॉरी वेलोसिटी की वजह से प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब मैं आपको यहाँ पर एक बात समझाता हूँ इस बर्नौली थ्योरम के बारे में, कि जो बर्नौली थ्योरम है ये बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जबकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ये बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। आगे बात समझ में भाई? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब ये कहता क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक डायग्राम, देखो बहुत आसान है, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, बशर्ते आप बड़े। आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, बहुत sir, आवाज आराम आ से रही है। समझ में आ जाएगा। बर्नौली थ्योरम भाई सत्यम भाई 3 मार्क्स दे के जाएगा, 10 नंबर का ये चैप्टर लगभग होने वाला है, और बल्कि अब शायद ज्यादा हो जाए क्योंकि हाफ कोर्स तो डिलीट हो गया। तो ये क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है, पाइप है ये, और जो पाइप है ये पाइप नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। तो ये तो बोतल लग रही है। हाँ भाई, सही पहचाना भाई, इस बार तो वोट तुम्हारा केजरीवाल को जाएगा फिर। बड़े ध्यान से, तेरे को हर चीज में बोतल नजर आती है भाई। तो सुन भाई, ये बॉटल जैसे जो दिख रहा है ना एक्चुअली पाइप है ना भाई? सब लोगों को पाइप दिख रहा है कि बॉटल? सर पाइप। बोतल।
Five. Bottle. अरे भाई सर दोनों दिख रहे हैं। दोनों दिख रहे हैं, दो तो है ही नहीं। सर फ्रूटी हुई बोतल। हाँ ये बंदे ने सही बोला। देखो ना, जब इतने अच्छी अच्छी बातें बोला करो तो साथ में ऑब्लिक में या ब्रैकेट में अपना नाम भी लिख दिया करो, ताकि पता चल जाए बताऊंगा आपको। कितने लेवल तक हमारे पास है नमूने। चलो, तो देखो यहाँ पर H1 हाइट है और वहां पर H2 हाइट है बच्चों, है ना। अब इसको ना, मतलब एक तो इरेगुलर शेप है, एक जगह एरिया ज्यादा है, एक जगह एरिया कम है, और उसके बाद हाइट भी अलग अलग ली गई है। सत्यम तो है क्या भाई? यस सर। शिवम सुंदरम। ओ, भाई साहब, ये इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है ना। अब डायग्राम सबको क्लियर हो गया। ये क्या कहता है बर्नौली? बर्नौली ने बोला कि भाई इट इज स्टेट दैट फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ एन, और शिवम क्या हालचाल, आइडियल लिक्विड, it is stated that for steady flow of an ideal liquid through a non-uniform tube, पाइप मतलब ट्यूब है ना, नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब, total energy, that is kinetic energy, potential energy and pressure energy per unit volume remain same at every cross section of महंगा नुकसान। कैमरा गिर गया। बच गया गिर गया बच गया भाई, बच गया बच गया बच गया। अरे बच गया बच गया, तुम्हारी दुआएं काम आ गई। अरे ये चल टाटा रहा बाय है, बाय। गया खत्म। नहीं गया, भी बच गया। अरे ये ना ढीलन देवी है, फोन भी, रुक जाओ। जल्दी में आ रहे, जल्दी में आ रहे। ए, बच गया ऐसे। अरे ये मैं ट्राइपॉड खराब हो रहा है साला। रुक जाओ, गुस्सा नहीं। फिर जा रहा है नीचे, रुक जाओ एक सेकंड, रुको रुको जा, बस। करना पड़ेगा जुगाड़ इसका। वे भाई कितने तेज हो तुम साले, ये कह रहे हो कि फोन करके मजा आ गया टाटा। तो भाई इसमें यहाँ नीचे कुछ बिछा लेता हूँ, गिरे ना तो टूटे। इट स्टेट दैट, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। It state that for steady flow of an ideal liquid through a non-uniform tube, total energy per unit volume remain same at every cross section of tube. दोबारा हिल रहा है। At every cross section of tube. अगर किसी ट्यूब में, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से, किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में आइडियल लिक्विड कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो हर क्रॉस सेक्शन पर जो टोटल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। रिपीट करता हूं, किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में आइडियल लिक्विड अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है
तो हर क्रॉस सेक्शन पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट होगी। बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. Yes. तो सिंपल सा कंसेप्ट है, नॉन यूनिफॉर्म पाइप में आइडियल लिक्विड कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है तो हर क्रॉस सेक्शन पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। ये है हमारे पास बर्नौली थ्योरम। अब बर्नौली थ्योरम को प्रूफ करना पड़ेगा हम लोगों को। प्रूफ करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले नाउ यूजिंग, सारे लोग ध्यान से देखना भैया, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है? अच्छा ठीक है, समझा देता हूँ मैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये थ्योरम कहती है कि अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उस पाइप के हर क्रॉस सेक्शन पर टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म पाइप में आइडियल लिक्विड के कांस्टेंट फ्लो के लिए टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear है। यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती थी? ये कहती थी कि जितना मास यहाँ पर एंटर कर रहा है उतना ही मास यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। तो मास ऑफ लिक्विड एंटर बराबर हो जाएगा मास ऑफ लिक्विड कम्स आउट। ठीक है, और क्या फॉर्मूला आया था उसका? ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2, और इस मास को क्या मान लो? डीएम मान लो। मतलब इसमें कितना मास एंटर कर रहा है? डीएम मास। तो ये क्या, ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 V2 A2 बराबर डीएम। किसी को कोई समस्या? No, sir. No, ठीक है। sir. अब सुनिए बड़े ध्यान से। अच्छा, आप मेरे को कोई बच्चा बताएगा, ये बताओ मेरे को, ए और बी क्रॉस सेक्शन में कहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी? B पर. सर बी Beeper. बी बहुत बढ़िया। तो बी पर ज्यादा होगी क्योंकि बी का एरिया कम है। तो Yes, इसका sir. मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है और वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मतलब लिक्विड अगर यहाँ से यहाँ गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो कितना बढ़ेगी कैसे निकालेंगे? तो देखना जरा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज कितना हुआ? यहाँ की काइनेटिक एनर्जी माइनस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। वहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ डीएम तो देखो, आप तो लिखो तो इंक्रीजिंग है हाफ डीएम इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ डीएम इंटू V1 स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? अब आप कहोगे सर दोनों जगह मास कैसे सेम हो गया? इसलिए मैंने पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाई है। ठीक है, तो हाफ डीएम मास इंटू में वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर, लेकिन हमने मास कितना एंटर लिया है पर यूनिट टाइम में? डीएम। डीएम हाफ डीएम इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ डीएम इंटू में V1 स्क्वायर। अच्छा, अब बताओ एक बात मेरे को, कि यहां से यहां पर जाने पर लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है या घटी है? बड़ी है क्योंकि बड़ी हाइट है। बढ़ रही है। क्योंकि हाइट बढ़ रही है ना? पहले लिक्विड नीचे था, ऊपर गया है, तो हाइट बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां वाली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तो वहां पर कितना हो जाएगा? डी एम मास इंटू में जी इंटू में हाइट कितनी है वहां की? h2 माइनस डी एम इंटू में जी इंटू में h1। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चा अपने बुद्धि
डीएम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम कितना मास के लिए सॉल्व कर रहे हैं अभी, स्मॉल अमाउंट के लिए। मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक डीएम मास क्या है, पूरे के लिए नहीं करेंगे ना, स्मॉल अमाउंट के लिए करेंगे। Okay. अच्छा सुनिए भाई, आप मेरे को अपनी खुद की नॉलेज से बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, P1 या P1 P2? P1 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 ज्यादा होगा। चलो, तो बिल्कुल सबने ही भाई साहब बहुत ही दिमाग लगा P2 के है और सर। बढ़िया सर से। P2 होगा क्योंकि एरिया P2 कम है तो प्रेशर ज्यादा P2 होगा होगा। क्योंकि भाई वो P1 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, सर ऐसा नहीं P2 है। होगा। सर, इसका प्रेशर का रीजन भी एरिया दो। के साथ ऐसे तो नहीं करना कोई रिलेशन, क्योंकि फोर्स में कांस्टेंट हमने कहीं बोली नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बताता हूँ भाई, लिक्विड जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है। इसका मतलब यहाँ से लिक्विड अगर इधर जा रहा है तो ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा और ये वाला प्रेशर कम होगा। यस सही है क्या? यस सर। यस सर। तो ठीक है, हाँ, सर मेरा दिमाग यही बता रहा था। हाँ वही चीज है, वही प्रेशर, लिक्विड हाई प्रेशर से लो जाता है, इसलिए यहाँ प्रेशर हाई है वहां का लो है। तो डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी, डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी। और याद करो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ाया था हमने कि P प्रेशर इंटू में डीवी, P इंटू में डीवी। तो बताओ यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है ना P1 वाला P2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, P1 इंटू में डीवी माइनस P2 इंटू में डीवी। सही है क्या? सर ऐसे P डेल्टा V भी लिख सकते हैं। हाँ डेल्टा वी की, लेकिन लेना नहीं है ना, फिर मेरे को यहाँ पर भी मास को डेल्टा एम लेना पड़ता, फिर पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता क्योंकि वीडियो से नोट किया था ना इसलिए। है। हाँ नहीं, डेल्टा वी भी ले सकते हो, फिर मैं मास को भी डेल्टा एम लेके चलता पहले से। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। एक जैसा लेकर चलना पड़ेगा जिससे ना डेरिवेशन में कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लो मैं यहाँ पर डेल्टा वी ले लूंगा, वहां पर डीएम लिया हुआ है, तो काटने में दिक्कत आएगी, फिर कुछ सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे नहीं। या तो हम यहाँ पर पहले से डेल्टा एम लेकर चले, या डेल्टा एम डेल्टा वी, तो कोई समस्या नहीं है। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में प्रेशर एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज increase, पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना डिक्रीज प्रेशर एनर्जी में हुआ है, वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो गया। प्रेशर एनर्जी में जितना डिक्रीज आया, प्रेशर एनर्जी में जितना डिक्रीज आया, वो डिक्रीज किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में। सही है क्या? यस सर। So now using conservation of energy, conservation of energy, क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी, बस खत्म होने वाला है, प्रेशर एनर्जी बराबर होगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज बता देना, है ना? आप लोग जिम्मेदारी है मेरे से पूछना और मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। तो अगर कहीं भी समस्या आएगी तो हम लोगों को मिलके ही करना है ना, ऐसे नहीं कि क्लास ले टाइम पास करो और मस्त अपना नुकसान सर करते हैं। सर मुझे ये समझ जी। नहीं आया सर, प्रेशर एनर्जी में डिक्रीज कैसे हुआ? कैसे हुआ? यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था, यस सर। वहां पर प्रेशर कम है, यस सर। तो ए से बी जाने में लिक्विड की प्रेशर एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी ना, क्योंकि प्रेशर एनर्जी क्या होती है, प्रेशर इनटू में डीवी, डीवी तो सेम है दोनों जगह, क्योंकि हम पहले इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लगा चुके हैं। तो प्रेशर पे ही तो डिपेंड कर रहा है इसका मतलब। प्रेशर कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी में डिक्रीज हुआ है। ओके सर। चलो, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? अरे शिवम कहाँ है तू? इतना भी नाराजगी किस बात की? ये तो थोड़ा बहुत तो घर में कुछ कुछ बातें चलती रहती है, उसके लिए बोलना ही बंद कर दो, ऐसे थोड़ी ना। हाफ डीएम V1 स्क्वायर, थोड़ा सा बोर्ड को पीछे खिसका ले तो
अल्लाह दोबारा ना गिर जाए, दुआ करो भगवान से। बहुत मुश्किल से लिया मैंने। हैवेंशुल एक बार तो दिला दिया एक बंदे ने मेरे को। प्लस ये रहा पोटेंशियल एनर्जी बेनिफिट कितना, dm इंटू में GH2 माइनस dm इंटू में GH1। सही है। अब 1 वालों को एक तरफ कर लेते हैं और 2 वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 1 वाला इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, P1 dV प्लस माइनस वाला इधर आ गया हाफ dm V1 स्क्वायर, ये भी माइनस वाला इधर आ गया dm इंटू में GH1 बराबर, ये 2 वाले उधर गए तो ये कितना हो गया, इधर P2 इंटू में dV प्लस ये माइनस इधर गया, ये माइनस इधर आ गया तो ये प्लस यहाँ रह गया हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर प्लस में dm GH2। सही है। देखो ये जो 1 वाले हैं, ये वाले जिनको मैं नीचे कर रहा हूँ, इनको इधर से इधर लाया हूँ यहाँ पर, और जो 2 वाले हैं इसको उधर ले गया हूँ। समझ गया मेरी बात? हाँ जी सर। सर भाई जब आप दोबारा से लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा यहाँ पर साफ साफ लिखूंगा। पेपर में 3 नंबर के आते हैं वही बर्नौली, भूल मत जाना रे। सर ये पूरी आएगी? अभी तो पूरी का हुई है, ये तो अभी अधूरी है बहन जी। इसका स्क्रीनशॉट पूरी नहीं हुई। नहीं अभी नहीं हुई। अभी तो भाई हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। हाँ जी। अब लेकिन 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 ज्यादा कुछ रह भी नहीं गया, खत्म सिंह है बस, यहाँ के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, तो P1 इंटू में dV, P1 इंटू में dV प्लस हाफ dm बाई V1 स्क्वायर प्लस dm GH1। ये अब बताओ हमें क्या करना है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है या पर यूनिट वॉल्यूम? ये चेक करो डेफिनेशन में मैंने क्या बोला था, पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो डिवाइड बाई वॉल्यूम, डिवाइड बाई वॉल्यूम, बस आने वाला है आंसर, रास्ते में ही है भाई। डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना, dV, बस आने वाला है कितना भाई, P1 dV अपॉन में dV प्लस हाफ। मैं सच बता रहा हूँ, अगली क्लास में तुम ना यूं कहोगे हमें तो याद हो गया ये, उसका तरीका मेरे पास है, देखना अभी मैं बताता हूँ, जैसे मैंने लास्ट ईयर 12th वालों के साथ किया था। भाई थोड़ा सा फोन सेट करो। फोन, अच्छा ये ये जा रहा है भाई, वो भी हिल जाता है, इसका वो भी लाना पड़ेगा मेरे को। अब ठीक है, अब तो दिख रहा है सबको। यस सर। अब ले भाई देखो, और थोड़ा सा पास कर देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा सा भी दिखे। हेलो बराबर, यहाँ पर अब राइट साइड में P2 इंटू में dV है भाई, और करूँ राइट साइड में, वो वाला तो छोड़ो, अरे वो तो राइट वाला, अबे चाचा राइट वाला तो लिख लिया पहले, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब क्या करेगा उसको देख के, वो तो हो गई जिसकी होनी थी। अरे डेल्टा नहीं है यहाँ पर, DM था, है ना वही भाई। हाफ किसका, वो सही हो गया ना, डेल्टा की जगह डी रखा। हाँ D हो गया, यू आर राइट। GH2 अपॉन में dV। अब बच्चों अब देखो ना, देखो कैसे काट पीट मचाता हूँ, dV से dV निबट गया। मास अपॉन वॉल्यूम बताओ क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। डेंसिटी, तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस मास अपॉन वॉल्यूम अगेन डेंसिटी रो GH1 बराबर, dV ने dV को मारा, बचा P2 प्लस मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस मास अपॉन वॉल्यूम, और आंसर कहाँ गया, ये रहा सर जी। अच्छा यही है क्या, ठीक है भाई, बने रहो इस तरीके से, पढ़ते रहो थोड़ा दिन भाई। अब ये बताओ, ये तो आ गई हमारे में, ये क्या था ऊपर, P1 डेल्टा भी प्रेशर एनर्जी, नीचे वॉल्यूम,
तो ये कहाँ पर है, ये भी 1 पर है, ये भी 1 पर है और ये भी 1 पर है। तो ये सारा जो लेफ्ट साइड में है ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट, आपको मैंने वहां पर नाम लिख के दिखा दिया था, तो आप उसमें डायग्राम के साथ जब बनाएंगे तो दिख जाएगा ए क्रॉस सेक्शन पे, और ये 2 वाला है, तो ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट बी क्रॉस सेक्शन। तो यहां से ये प्रूव हो गया टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जितना इस वाले क्रॉस सेक्शन पे था उतना ही ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन पर। बात समझ गए क्या सारे? यस यस ठीक सर। है, यहां तक आपको एग्जाम के अंदर करेंगे तो 3 नंबर होगा। देखो मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको 2 बात याद रखनी है। फर्स्ट तो उसका डायग्राम, दूसरी बात हमें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, 2 चीजें निकालनी है। फिर डिक्रीज इन प्रेशर एनर्जी निकालना है, जितना प्रेशर एनर्जी में डिक्रीज हुआ है उसको बराबर रख देंगे जितना काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है प्लस जितना पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है। बात समझ गए क्या? बहुत सिंपल। देखो डेरिवेशन में ना पूरा डेरिवेशन को ऐसे नहीं देखते, डेरिवेशन को देखते हैं स्टेप वाइज। ये देखो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं जिससे हमारे पास ये पूरा सॉल्व हो सकता है ना? तो यही तो ट्रिक होती है डेरिवेशन की, और वो आता है प्रैक्टिस से और समय के साथ धीरे धीरे। तो आपको ये करना है कि उसमें ये देखना है कि कौन सा कंसेप्ट हमने यहाँ फॉलो करा है, जिसको फॉलो करने के बाद हमने इसको आगे मिली इक्वेशन। तो हमेशा इस बात को ध्यान में जरूर रखें। तो इसका यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बात और समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी। मान लीजिए बेटा ये तो हमारे पास यहाँ खत्म हो गया। मान लीजिए मेरे पास 4 हॉरिजॉन्टल पाइप, ये अगली बात बता रहा हूँ आपको, सब लोग ध्यान से देखना। 4 हॉरिजॉन्टल पाइप, अगर ये जो पाइप है ये ऊपर उठी हुई ना होके हॉरिजॉन्टल होती कुछ ऐसे, ये तो बताओ दोनों क्रॉस सेक्शन की हाइट तो सेम हो जाती ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पर A1 है इसका एरिया और यहाँ पे वेलोसिटी है V1। यहाँ पर एरिया कितना है A2 और वेलोसिटी है V2। अब सुनो भाई, तो अब मेरे को समझाना क्या है। आपने एक चीज देखी यहाँ पर, ये P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसको रट भी लेना इक्वेशन को, काम आएगी आगे चल के। तो बताओ इस बार जो हमारी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी नहीं आई यहाँ पे, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी, किसमें चेंज नहीं आएगा? पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं आएगा, रो GH वाला, है ना? केवल कौन सा आएगा, प्रेशर वाला और हाफ रो V स्क्वायर वाला। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर P प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस हाफ रो V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है। और ये कैसा रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट। हर जगह कैसा रहेगा ये, कांस्टेंट। जनरल टर्म में हम लोगों को ऐसे लेना है, P प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कैसा रहेगा हर जगह, K मतलब कांस्टेंट। समझ गए आप लोग ये बात? यस सर। यस सर। तो अब बताओ यहाँ पर P बराबर कितना आ गया, K माइनस हाफ रो V स्क्वायर। V मतलब यहाँ पर वेलोसिटी या स्पीड से है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, यदि मैं V को इंक्रीज करूंगा तो P पे क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा K कांस्टेंट घटेगा घटेगा। K कांस्टेंट है यहाँ हो पर, जाएगा। कांस्टेंट है, K डिक्रीज। कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चों, सारे लोग ध्यान से सुनना। अगर ये K कांस्टेंट है, अगर ये K कांस्टेंट है, तो किसी कांस्टेंट में से जिसको हम माइनस कर रहे हैं अगर उसको इंक्रीज करते जाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा कम आएगा। इसका मतलब अगर मैं V बढ़ाते जाऊंगा तो ये P की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो यहां से हमने ये सीखा, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर कम, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर कम।
हमारा जो मेन उद्देश्य है ना इस बर्नौली को पढ़ने का, वो यही है कि जहां पर वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर कम। अब मैं आपसे छोटी छोटी बातें पूछता हूँ, बहुत सोच समझ के बोलना, सारा एक साथ मिलाता हूँ, है ना, सोच के जवाब देना। जहां पर एरिया कम वहां पर वेलोसिटी क्या? ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा। एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां पर प्रेशर क्या? कम। कम। शाबाश। तो वहां पर प्रेशर कम होगा बच्चों। तो एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा बट प्रेशर कम। तो हमें ये बात अपने दिमाग में रखनी है। अगर हम उसकी क्या नाम है इसका बर्नौली थ्योरम के लिए याद रखें कि बर्नौली थ्योरम हमें क्या सिखा रहा है, तो बर्नौली थ्योरम हमें ये सिखा रहा है कि प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वेलोसिटी की वजह से। मेन उद्देश्य हमारा यही था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे थोड़ी बात और पढ़ाता हूँ, उसके बाद 6:30 बज जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। वीडियो रिकॉर्डिंग का लिंक मैं आपको अभी 10 मिनट 12th की क्लास के बाद भेजूंगा 7 बजे, और कहोगे तो मैं उसको अभी YouTube पे अपलोड कर दूंगा 7:30 बजे से 7 बजे क्लास है, और YouTube से देख लेना फिर, जैसे आप कहोगे। सर ले लिया। चलो ठीक है भाई, अगले बार जाते हैं। इसको साफ कर दूं? Yes, sir. यस सर। किसी ने बहुत ही थकी हुई आवाज में बोला, सुन के बहुत हाँ जी अच्छा लगा। सर। सर यश ने अरे कहा था, भाई यश ने। अरे यस की आवाज नहीं थी यार, ये तो यस की तो आवाज लड़कों जैसी है। सुनो भाई, तो बात बात कुछ ऐसी है यस भाई कि हमारे पास इसकी कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। बर्नौली थ्योरम, बड़ा सोच के जवाब देना, है ना, पेपर में आएगा भी। क्या क्वेश्चन है? देखो ये, मान लो मेरे पास एक ऐसा सेटअप है, इसको वैसे आगे जाके नाम भी दूंगा इस डिवाइस का, इसको वेंचुरी मीटर बोलते हैं वेंचुरीमीटर। पहले से ना। अब देखो कुछ ना, जैसे मैं एक ऑनलाइन वाला बैच जो चल रहा है पूरा शुरू से ही चल रहा है, वो तो उसमें सारे वीडियो थे वैसे मेरे, अब वो पता नहीं सारा रिकॉर्ड नहीं करे बच्चों ने, तो वो ना जो वीडियो जो जो है मेरे पास, इसके बाद वाली तो जो मैंने भेजी है उसके बाद वाली तो ज्यादातर है ना, रीजन रीजन। तो आप लोग ना पहले से देख ले करना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बाद में जब ये वाली दे दूं इसको भी देख ले करना, तो मेरे हिसाब से आपको ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। और भाई यस 1300 रुपये खर्च करे हैं मैंने बाकायदा, ठीक है, इस लॉकडाउन भरे उसमें। और वो 1300 रुपये मेरे को किसी वो 1300 रुपये मेरे को किसी भी टीचर ने नहीं लिए, वो मैंने अपने खुद खर्च करे। अगर कल को कोई कहे तो तुम यकीन मत करिए। देखो भाई एक सेकंड, कौन है? अमन कुमार झा, लो जी साहब। अब मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों आप लोगों से कि इन विच ऑफ द पाइप लिक्विड विल राइज टू मोर हाइट? सर ए। ज्यादा इंग्लिश ज्यादा होगी, ज्यादा हिंदी में आता हूँ। ए। कौन से पाइप में लिक्विड ज्यादा ऊपर जाएगा? ए। सर बी में। चर्बी में। सारे लोग, लड़कियां भी पार्टिसिपेट करें, लड़कियां भी जो है फीस देंगे, ऐसा नहीं है हाँ सर जी, बी कि में। लड़कियों की फीस छोड़ दी जाएगी। पी में जाएगा सर। सर बी में जाएगा। सर ए में। अरे ए में लगा दो। क्या लगा? बी में जाएगा ए पे। सर। अच्छा Yes. अब मैं बताता हूँ, सुनो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एरिया कम है, एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, यहाँ पर प्रेशर कम है। यहाँ पर एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। इसका मतलब इस पाइप के नीचे, ये जो पाइप है इस पाइप के नीचे ज्यादा प्रेशर है, इस वाले पाइप के नीचे कम प्रेशर, तो ये कम हाइट तक राइज करेगा और ये वाला ज्यादा हाइट तक। अब ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको? एनसीईआरटी में, है ना। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो इसका लॉजिकल रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हमारे पास ऐसे वेंचुरी मीटर वाला आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए इसका हाँ सर। बात,
हाँ, इसके बाद अगली बात पे आते हैं। भाई क्वेश्चन ये है, कितना टाइम हुआ है? बस 7 मिनट और दूंगा, 6:25 पे छोड़ दूंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये है, झोपड़ी देखिए। यस सर देखिए। हाँ Yes, sir. देख रखी है। क्वेश्चन ये है, व्हाई रूफ ऑफ हार्ट, हार्ट की स्पेलिंग बोलो, क्या होता है? हार्ट होता है, क्या होता है? HUT हट होता है। HUT. हार्ट नहीं होता, हट होता है फिर, है ना? मतलब HUT. why- हाँ, हट लिख दिया मैंने भी। व्हाई रूफ ऑफ हट, हट हाँ हाँ समझ गया सच्चा। फ्लाइज ऑफ ड्यूरिंग स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है, स्टॉर्म होता है, ये और देख लेना, स्टॉर्म होता है मेरे Storm हिसाब होता है. स्टॉर्म होता है स्टॉर्म। से, सही है ना? STORM. सर सही है। होता है। हाँ, ले इंग्लिश ठीक कर लो बाल को। तो कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये कि भाई जो हमारी झोपड़ियां होती हैं, अब तो आजकल लेंटर डले हुए हैं ना, पर अंशुल के अभी भी ऐसी है, लेकिन अंशुल हम लोग सब चंदा करेंगे दिल्ली समझकर। तो भाई ये झोपड़ी जो होती है उड़ की जाती है, इसका कारण बताओ। तो भाई प्रेशर ज्यादा सोचो, लग जाता है इससे। नहीं अब बताता हूँ ना। भाई हवा आ रही है बहुत तेजी से, और वो हवा दीवारों पर आई और टकराई, झोपड़ी की दीवारों पर आई और टकराई, फिर वो ऊपर और को चली एक गई। हवा वो है जो ऊपर से निकल गई, ये वाली हवा ऐसे निकल गई। तो जो इस झोपड़ी के नीचे जो है, जो दीवारों से टकरा के हवा है, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, जो दीवारों पे टकराई। भाई अगर तुम भाग रहे हो कहीं पे और तुम्हारे सामने कोई दीवार आ जाए और तुम टकरा जाओ, तो तुम्हारी रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी? तो जाहिर सी बात है सर घटेगी। घटेगी। और रफ्तार घट गई तो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। बढ़ गया। ज्यादा। प्रेशर ज्यादा हो गया। ऊपर क्या है, ऊपर क्या क्या सीन है? ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ऊपर प्रेशर कम है। कम हो जाएगा। तो ये जो छत है, इसकी छत है जो, इस छत के ऊपर प्रेशर कम लग रहा है और नीचे से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से भाई नीचे वाली हवा का प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाली हवा का कम है। तो हवा ऐसे उड़ती है तेजी से टकराने के बाद, और जब हवा ऐसे ऊपर की तरफ उड़ती है तो झोपड़ी की जो छत है उस पे क्या करती है, फोर्स लगाती है और उसको उड़ा देती है। नहीं समझ में आया क्या? यस सर आ गया। यस सर आ गया। सर आ गया। सर आ गया। तो क्या है? ड्यू टू जरा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन हट, नहीं रूफ ऑफ हट, रूफ ऑफ हट, एंड वो फ्लाइज ऑफ हो जाती है। सर एक बार और समझा दो. जी साहब बता देता हूँ कि भाई जब पानी, वो जो हवा बहती है बहुत तेजी से, तो हवा जो है दीवारों से टकराती है झोपड़ी की, और झोपड़ी ऐसी नहीं होती, झोपड़ी का शेप तो देखा है, इमेजिन कर लो झोपड़ी देखिए ना, दीवारें होती हैं। पबजी में आना कभी किसी दिन दिखा तो, जी तो देखा है गटका में होती सर है। अंशुल बेच गया था कल बारिश में, हवा ले गई थी उसकी झोपड़ी। अच्छा सुन तो लो। तो ये दीवारों पे टकराई हवा, और जब हवा दीवारों पे टकराई तो उसकी रफ्तार कम हो गई, तो रफ्तार कम हो गई यहाँ पर, तो प्रेशर नीचे ज्यादा हो गया, इसकी जो छत है इसके नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया। ऊपर से हवा साए साए निकल रही है बहुत तेजी में, और तो इसका मतलब ऊपर रफ्तार ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। तो इस झोपड़ी की जो छत है उसके ऊपर प्रेशर लो है और नीचे हाई है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हवा किधर बहेगी? ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ, हाई से लो प्रेशर की तरफ, और जैसी हवा ऐसे बहती है वो भाई साहब उसको बहा के ले जाती है उसकी छत को। समझ गए ये बात? Yes. यस सर आ गया समझ में। ठीक है। अगली बात, अगली बात, तीसरी बात और कर लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में करें। तो तीसरी बात ये है यहाँ पर कि जो आपने, ये तो मैं ऐसे बताया था ओरली, बाकी फिर अगली क्लास में लूंगा, है ना? 12th वाले बच्चे एंटर कर रहे हैं ना? अब सुनिए बात ध्यान से। आपने ये देखा है कि जब हम ट्रेन में या बस में या कार में या बाइक पे या साइकिल पे, नहीं साइकिल पे भी लगती है वैसे तो, जब हम चलते हैं तो हवा लगती है हमें। हाँ स्कूटी पे भी। तो जब हम इन चीजों पे चलते हैं तो हमें हवा लगती है। जैसे बस में बैठे हैं ना, कई बार क्या होता है बस में बैठे रहते हैं तब तक हवा लगती रहती है, और जैसे ही बस कहीं स्टॉप पे या स्टैंड पे जब रुक जाती है तो बड़ी गर्मी लगने लगती है। किसी के साथ हुआ है ऐसा? यस सर।
Yes, ट्रेन में Yes, ट्रेन sir. में हुआ है ऐसा? Yes, sir. देखो ट्रेन में, बस में, कार में कितनी तेज हवा लगती है हम लोगों को। उसका कारण है। कारण क्या है? जब बस या ट्रेन या कार जब ये चलती हैं तो इनके आसपास की जो एयर होती है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। आसपास की एयर की रफ्तार बढ़ जाती है, और एयर की रफ्तार बढ़ जाती है तो जैसे ये बस है, ये बस चल रही है, 4 पहिए हैं इसमें, बस इधर चल रही है, तो जो आसपास की एयर है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर हो जाता है। मतलब ये कि जब हम बस में चलते हैं या कार में चलते हैं तो आसपास जो हवा है उसकी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से बस के आसपास प्रेशर लो हो जाता है, और प्रेशर जब बस के आसपास लो हो जाएगा तो जो हवाएं है ना चारों तरफ से वो इस बस की तरफ बहने लगती है, क्योंकि हवा किधर से किधर चलती है, हाई से लो प्रेशर की तरफ, है ना। तो चारों तरफ से हवा बस की तरफ बहने लगती है, जिसकी वजह से हमें हवा लगती है। और ये भी अगर ट्रेन में जब सफर कर रहे होते हैं तो बहुत दूर अजीब अजीब से खुशबू भी आती है, बदबू भी आती है, दोनों तरह के फैक्टर काम करते हैं। वो उतनी दूर से इसलिए आ पाती है क्योंकि वहां की हवा बहुत तेजी से उड़ के हमारे पास तक आ जाती है, प्रेशर डिफरेंस बढ़ने की वजह से। ये समझ में कम आया क्या आंसर दोगे? Yes, sir. आ गया. अगली क्लास में तुम्हें इसे प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाऊंगा ना कागज से, कि भाई जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां पर लो प्रेशर होता है तो हवा किधर बहती है। मैं प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा ना अगली क्लास कल, मतलब कल संडे को। संडे की टाइमिंग में केमिस्ट्री के आसपास बाद में रखूंगा, जब केमिस्ट्री की क्लास देख के उसके बाद। सही है भाई? okay, ओके sir. सर। इसका Okay, sir. आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सर कल कल हमारा टेस्ट नहीं है। कल क्लास है पहले। टेस्ट शाम को होगा 5 बजे, 5 या 6 बजे के बाद। ओके सर। पूरे दिन परेशान हाँ, ना करो क्या? और केवल केवल हाइड्रोस्टैटिक वाले पार्ट का 5 Okay, क्वेश्चन sir. ओनली। सर क्लास भी है क्या सर? के बाद 5 बजे के बाद ओके शाम को। अरे सर कल टेस्ट भी है? हाँ जी, हाइड्रोस्टैटिक। सर ये ऑनलाइन बैच वालों का है क्या, जो पहले से पढ़ रहे हाँ, हैं? सबका 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 सबका? अभी हाँ हमारा भी है क्या? हाँ सबका है भाई। मैं ग्रुप में, हाँ ग्रुप में मैसेज डालूंगा, 5 क्वेश्चन का हाइड्रोस्टैटिक ओनली। Sir, offline. पेपर में भेजूंगा आपको, करके देना पड़ेगा 40 उसमें 45 मिनट के अंदर। ओके सर। ओके सर जी। ठीक है भाई, अगली क्लास में मिलते हैं। टाटा Thank बाय you, बाय, sir. नमस्ते सभी।